स्वागत है दोस्तों आप सबका परकालों की धरती भाग 2 में। तो चलिए शुरू करते हैं परकालों की धरती भाग 1 के आगे का भाग। उल्काओं को चारों ओर प्रकाश गति से घुमाना होगा। इस तीव्र गति और घर्षण से पहले से ताप युक्त उल्काओं की आणविक संरचना कमजोर हो जाएगी, जिससे कि तुम्हारा प्रकाश वेग में उड़ता शरीर उन उल्काओं को आसानी से काट सकेगा। तुम्हें उन उल्काओं को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करना होगा। छोटे छोटे खंडों में आणविक विखंडन शुरू हो गया। इस गति का प्रभाव तो असहनीय होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि शरीर में मेरी नसें भी फट जाएंगी, परंतु मुझे समस्त इच्छा शक्ति झोंकनी होगी वरना अनर्थ हो जाएगा। परमाणु जीते जी होने नहीं देगा यह, और परमाणु अपनी जी जान लगा देता है। यहाँ से वास्तविक दुष्कर कार्य शुरू होता है। परमाणु तुम्हारी अन्य शक्तियों की तरह ही तुम्हारी एटॉमिक फ्रेगमेंटेशन पावर भी एम्पलीफाई हो चुकी होगी। तुम्हें उसका प्रयोग कर विखंडित होते खंडों को पुनः आणविक रूप से विखंडित करना होगा। उससे पूर्व ही तुम्हें प्रकाश गति से अंतरिक्ष में पहुंचना होगा। उल्का खंडों के सामान्य रूप में आने से पूर्व ही सूर्य में जितना करीब पहुंच सको पहुंचो। ओह, अब तुम्हारा प्लान मुझे समझ में आ रहा है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इन ऑटोमेटिकली चार्ड उल्का खंडों को अपनी ओर खींच लेगा। हाँ परमाणु, यह गुरुत्वाकर्षण तुम्हें भी अपनी ओर खींचेगा। इस तरह तुम्हारे भीतर अपनी आणविक ऊर्जा है जो कि इस स्थिति में तुम्हारे शरीर में एटॉमिक बम की तरह फोड़ सकती है। तुम्हें फौरन वहां से निकलना होगा। परमाणु को तेजी से वहां निकलता। ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे मेरा शरीर सैकड़ों भट्टियों में एक साथ जल रहा है, जैसे कोई ग्रह दबाव मेरे ऊपर है। परमाणु, अरे शरीर के भीतर एक साथ सैकड़ों सूर्य का ताप प्रस्फुटित होते महसूस हो रहा है मुझे। अपने होश कायम नहीं रख पा रहा हूँ मैं। परमाणु ने मेरा संपर्क टूट गया है। परमाणु अचानक ऊपर से खींचता रहता है। कैसे बचाऊं मैं परमाणु को? ध्रुव ध्रुव कहता है शायद परमाणु बेहोश हो गया। कैसे बचाऊं परमाणु को? मैं उस तक नहीं पहुंच पाऊंगा। और परमाणु आके जमीन पे गिरता ही है। नहीं, और परमाणु गिरता है। धड़ाम पर धप की आवाज़ आती है। अरे यह क्या? परमाणु का शरीर तो धरती से जा टकराया। ऐसा लगता है जैसे यहाँ की धरती ठोस ना होकर गद्देदार एयर बैग हो। पर यह जादू हुआ कैसे? क्योंकि मैंने धरती के उस हिस्से की आणविक संरचना बदल दी। एक आवाज़ आती है। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो उत्तर जीवी की भूमि से टकराकर कुछ नहीं बिगड़ने वाला था। अलबत्ता आसपास के हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भीषण विस्फोट से तबाह अवश्य हो जाता। कौन हो तुम? तभी वह कहती, मेरा नाम कारा है ध्रुव, और मैं शायद इकलौती प्राणी हूँ जो तुम्हें और पूरे ब्रह्मांड को इस मुश्किल से निकाल सके जो तुमने और उत्तर जीवी ने खड़ी की है। ध्रुव, तो तुम मेरा नाम भी जानती हो? कारा, जीवित प्राणियों के मस्तिष्क की समस्त जानकारियाँ एक्सेस करने की क्षमता है मुझ में। मैं तुम्हारे जीवन की हर घटना तुम्हारे मस्तिष्क से पढ़ सकती हूँ। जिन घटनाओं का स्मरण तुम्हें नहीं है उन्हें भी। ध्रुव, यानी तुम जानती हो कि किस घटना से पृथ्वी को बियाबान बना दिया है? कारा, हाँ, पर मेरी शक्तियाँ सिर्फ मस्तिष्क पढ़ने तक सीमित नहीं है। मैं उस कॉस्मिक इम्बैलेंस को भी देख सकती हूँ जो कि पृथ्वी से जीवित प्राणियों को ट्रांसफ्यूजन से उत्पन्न हुआ है। एक मिनट, ट्रांसफ्यूजन से तुम्हारा क्या मतलब है? ध्रुव कहता है, तुमने और तुम्हारे साथी ने एक अलौकिक ऊर्जा शक्ति के साथ छेड़छाड़ की जिससे संभाल पाने की क्षमता मानवों में नहीं है। तुम्हारी इस बेवकूफ़ी से उस ऊर्जा के अनियंत्रित होकर ब्रह्मांड में आकस्मिक इम्बैलेंस की स्थिति उत्पन्न कर दी। ध्रुव, किस प्रकार का कॉस्मिक इम्बैलेंस? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ग्रह के सभी जीव जंतु मनुष्य सभी कहाँ गायब हो गए हैं? ध्रुव, मैं नहीं जानता। कारा कहती है, कॉस्मिक इम्बैलेंस के कारण जैसे दूसरे ग्रह के प्राणी तुम्हारे ग्रह पर आ गए हैं, वैसे तुम्हारे ग्रह के प्राणी भी दूसरे ग्रह पर चले गए हैं। और इधर एक और नई जगह पृथ्वीवासियों का भी ट्रांसफ्यूजन ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों पर हो रहा है जो कि सुदूर आकाश गंगा में स्थित है। स्टील की आवाज़ आती है। हम कब तक लड़ रहे हैं? नदुन फायरिंग करते हैं। व्यूम 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 ट्यूम ट्यूम। ढोंगा, जब तक धातु और जीवित कोशिकाओं से निर्मित ये विचित्र प्राणी खत्म नहीं हो जाते, हमारे कारतूस खत्म नहीं हो जाते, ठोकते रहो। हमारे रहते ये कमीने एलियंस पृथ्वी की वासियों को तो क्या, पृथ्वी की एक चींटी को भी नहीं मार पाएंगे। व्यूम व्यूम ब्लाम ब्लाम। स्टील, डोंगा बचो, इनके हथियार हमसे कहीं ज़्यादा मारक और एडवांस है। इनके वारों का हल्का भी स्पर्श हमें घायल नहीं करेगा, फौरन राख कर देगा। चुम चुम, इनका एडवांस होना ही इनके लिए घातक सिद्ध होगा। स्टील, इनके वार करने की प्रक्रिया पर ध्यान दो। जिस तरह गोलियां चलाते समय शरीर की सारी नसें रक्तचाप बढ़ने में तन जाती है और मांसपेशियां कस जाती, वैसे ही वार करते समय इन मशीनी प्राणियों के नसों जैसे तार भी कोशिकाओं में भी तन रही हैं। प्यूम प्यूम, यानी ये तार दरअसल इनके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन करने वाली नसें हैं। इन्हें निशाना बनाओ। ट्यूम ट्यूम ट्यूम। मशीन शरीर की नसें फटते ही इनका ब्लड सर्कुलेशन ठप हो जाएगा और ये भी प्यूम प्यूम, दोनों उन मशीनों को नष्ट कर देते हैं। एक्सीलेंट आइडिया दूंगा, ये नष्ट हो रहे हैं। तभी एलियन की आवाज़ आती है। यह परग्रही पृथ्वीवासी किन हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं जिनका सामना हमारी सबसे एडवांस कॉम्बैक्ट फोर्स भी नहीं कर पा रही?
ये हजारों साल पिछड़ी पद्धति के हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं सर मैक्रोबॉट। इनके हथियार कंप्रेस्ड एयर प्रेशर धातु ज्वलनशील विस्फोटक के छल्ले छोड़ते हैं। क्या कह रहे हो बट आनिक, हजारों वर्ष पिछड़ी पद्धति के हथियार भला इस आकाशगंगा के सबसे एडवांस कॉम्बैट को कैसे नष्ट कर सकते हैं? क्योंकि समय के साथ अपनी सुरक्षा और मारक प्रणाली को हमने इतना एडवांस कर लिया है कि यह विचार भी नहीं आया कि इन भूले बिसरे हथियारों को, जिनसे कि अब इस ग्रह के बच्चे भी वाकिफ नहीं है, खुद को बचाने की ज़रूरत पड़ेगी। दोनों एलियंस आपस में बात करते हैं। अब हथियारों के रूप में सिर्फ ब्रह्मांड की विभिन्न ऊर्जा शक्तियों का ही प्रयोग होता है। ब्रह्मांड की कोई भी ऊर्जा शक्ति हमारे कॉम्बैक्ट का शरीर नहीं बेच सकती, पर इनके हथियार के आगे हमारी कोई बिसात नहीं। यानी कि ये अदने मनुष्य अपने पिछड़े हथियारों से हमारे पूरे ग्रह को समाप्त कर सकते हैं। अफसोस, परंतु ये सच है मैक्रोबॉट। जब एक शत्रु अपेक्षा से अधिक शक्तिशाली हो तो उससे संधि करने में ही भलाई होती है। सर मैक्रोबॉट, वैसे भी पृथ्वीवासियों से हमारी कोई निजी शत्रुता नहीं है। तुम ठीक कर रहे हो बर्टानिक, हमें इन पृथ्वीवासियों से संधि कर लेनी चाहिए। अचानक वो दोनों वहाँ आ जाते हैं। रुक जाओ मानवो, हम हिंसा नहीं शांति चाहते हैं। अपने आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग बंद कर दो। हम वादा करते हैं कि तुम पर या किसी अन्य पृथ्वीवासी पर कोई आक्रमण नहीं करेंगे। तभी एक आवाज़ गूंजती है। धरती से गायब हुए ब्रह्मांड रक्षक, विश्व आबादी ब्रह्मांड के विभिन्न दुर्गम ग्रहों पर कैसे पहुँचे? परमाणु की अनियंत्रित होती शक्तियाँ और विभिन्न परग्रही सभ्यताओं के धरती पर प्रकट होने के क्या संबंध है? कारा मित्र है या षड्यंत्रकारी? जानने के लिए दोस्तों इसका अगला भाग है ब्रह्मांड योद्धा। कथा जारी है। धरती की रक्षा, मानव की जाति की सुरक्षा इनका धर्म है। इनका दायित्व भी धरती हो या अनंत ब्रह्मांड, अपने कर्तव्य से कहीं नहीं डिगरते ये दोनों ब्रह्मांड योद्धा। इसके आगे की कहानी दोस्तों अब आपको ब्रह्मांड योद्धा में सुनने को मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।